स्वागत है आप सभी का दलित दस्तक के कार्यक्रम जनमत में। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो भारत का नहीं, अमेरिका का है। यूं तो ये कहें कि भारत में वो हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन ये विषय चर्चा में आया अमेरिका से। हम बात करेंगे, जो आज का विषय है वो है अमेरिका की तरह करोड़ों भारतीय जॉर्ज को आखिर क्यों नहीं मिल पाता भारतीय गोरों का समर्थन। इस घटना की अगर पृष्ठभूमि में जाए तो 25 मई की बात है, जहां पर अमेरिका में एक 46 साल के व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज जॉर्ज फ्लॉयड था, इस व्यक्ति को मार दिया गया। मारा वहां की पुलिस ने। उस पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार कर रही थी वो पुलिस, तब उस पुलिस वाले ने, वो पुलिस वाला गोरा पुलिस वाला था, उसने उसकी गर्दन पर इस तरह से पैर रखा कि उसकी जान निकल गई। इस घटना के कुछ समय के बाद, मतलब 1 या 2 ही दिन में, पूरा अमेरिका एक तरह से उबलने लगा, जलने लगा। इसके समर्थन में जहां एक तरह से वो जॉर्ज जो था वो काले लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, काले लोगों में से था। वहां पर जो नस्लीय भेद है वो गोरे और कालों के बीच में है। जहां उसका खुद का समाज यानी कि काले लोगों का समाज जहां उसके समर्थन में आया, बहुत जबरदस्त वहां पे प्रदर्शन हुए। एक तरह से हम देखें कि इस कोरोना काल में जिस वक्त सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाहते हैं, उस दौर में वहां पर इतने जबरदस्त प्रदर्शन हुए। और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं हुए, सरकार को इस प्रदर्शन ने हिलाकर रख दिया। और स्थिति ये आई कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में जाकर छुपना पड़ा। तो ये स्थिति सिर्फ यूं ही नहीं आई, वहां पर काले लोगों का साथ गोरों ने भी दिया। यानी कि वहां प्रदर्शन में नस्लीय भेद नजर नहीं आया और आखिरकार पुलिस को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि ये आंदोलन अभी भी जारी है। लेकिन अगर हम भारत की इस पृष्ठभूमि में देखें इसी घटना के, तो ऐसा हमेशा से होता आ रहा है, हर साल होता है, लगातार होता है। लेकिन भारत में जिस कौम के व्यक्ति पर अत्याचार होता है, उस कौम के भी कुछ ही लोग, चंद लोग ही उसके समर्थन में या उसके लिए न्याय मांगने के लिए सामने आते हैं। भारत में आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति पर अगर अन्याय अत्याचार हो तो तमाम समाज, सारे समाज, या फिर यूं कहें कि सारी जातियां उसके लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर नहीं आती। अगर हाल की घटना अगर हम देखें तो एक हथिनी के मारे जाने पर जब विस्फोटक से वो मर गई, तो पूरा देश उसमें शोक व्यक्त करने लगा, पूरे देश की वो आवाज बन गई। ये एक जानवर के प्रति प्रेम दिखाने की बात थी। लेकिन यही प्रेम कभी अगर यहाँ पर दलित, मुस्लिम या अल्पसंख्यक में से कोई भी मारा जाता है या किसी के साथ अन्याय होता है, तो ये प्रेम या इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आती। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए संजय श्रमण जोठे, जो कि स्वतंत्र शोधकर्ता है, और मध्य प्रदेश से है तनवीर इकबाल। आज के विषय की शुरुआती प्रतिक्रिया लेते हैं संजय जी से। जी बताएं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि जिस तरीके से एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या कह सकते हैं उसको, क्योंकि जो श्वेत व्यक्ति उस जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा था, तो हम ये नहीं मान सकते कि वो निर्णय पूर्वक उसकी हत्या ही करना चाहता था, है ना। इसको हम कह सकते हैं कि भाई उस प्रोसेस के दौरान उसकी जो कठोरता है, जो कि उसके एक सामाजिक बायस से आती है, उसकी एक अश्वेतों के प्रति जो छुपी हुई हिंसा की भावना है या क्रोध है या घृणा है, उसके जरिए वो कृत्य उसका हुआ है और उसके नतीजे में उसकी मौत हुई। लेकिन जो नागरिक समाज है अमेरिका का, उसने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, और जैसा आपने ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि कोरोना की इस महामारी के बीच में, जबकि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी अमेरिकी समाज में ही हुई है, उसके बावजूद जो श्वेत समाज है और अश्वेत समाज है, वो दोनों इस घटना के नतीजे में अपनी एक नैतिक साहस और नैतिकता का परिचय देते हुए सड़कों पर उतर आया।
अगर हम और न सिर्फ नागरिक समाज बल्कि वहाँ का मीडिया और वहाँ का जो पुलिस का जो जी जी जी। डिपार्टमेंट है, वहाँ की जुडिशरी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, हाँ, उस सबको अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा सवाल उठता है कि भाई भारत में ऐसी क्या बात है हम्म, कि भारत में इस तरह की घटनाओं पे, है ना, और इस तरह की घटनाएं भारत के लिए नई नहीं है। मेरे ख्याल है अमेरिका का जन्म भी जब नहीं हुआ था, हम्म, उसके लिए हजारों साल पहले से हमारे बीच में जो भारत के जो वंचित और दलित समाज है, जिसको हम दलित, अनुसूचित जाति, ओबीसी, जनजाति या हाँ, कन्वर्टेड माइनॉरिटी भी कह सकते हैं, जिसको हम्म, कि एक बड़े पॉलिटिकल, अगर हम टर्म इस्तेमाल करें तो सामाजिक टर्म भी है ना, सामाजिक हम्म, परिभाषा भी रखती है। जी, अगर हम बहुजनों की बात करें तो उन सबके प्रति जो हिंसा होती आई है, हम्म, जो कि शास्त्र सम्मत है, सामाजिक मर्यादाओं के द्वारा सजेस्ट की जाती है, हम्म, ऐसी हिंसाओं के खिलाफ भारत का नागरिक समाज और भारत के जो सरकारी विभाग हैं या फिर न्यायपालिका है या पुलिस है, प्रशासन है, मतलब यू कैन नेम एनी डिपार्टमेंट, और किसी भी दिशा में आप चले जाएं, उनमें एक नैतिक साहस और कंसर्न का अभाव है। हम्म, इसलिए ये सवाल जरूर उठता है कि भारत में ये क्यों नहीं होता। मुझे हम्म, लगता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो भारत के समाज का जो एक क्रमिक विकास हुआ है पिछले कई सैकड़ों सालों में, हम्म, वहाँ की जो पैथोलॉजी है, जी, जो सोशल पैथोलॉजी है, उसमें इसका उत्तर मिलेगा हमें। हम्म, और जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका में या यूरोप में किस ढंग से समाज के प्रति और सार्वजनिक जीवन के प्रति उनकी जो उत्तरदायित्व की जो भावना है या एक हम्म, कंसर्न की जो भावना है, हम्म, भारत में उसका पूरी तरह अभाव है। हम्म, और इस अभाव को हम किन्हीं धार्मिक और शास्त्रीय प्रभावों के प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं, जी, है ना। जी, तो मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, जब भी सोशल पैथोलॉजी की बात होती है या समाज में नैतिकता की या उत्तरदायित्व की या अकाउंटेबिलिटी की कमी की जब भी बात होती है, तो मैं हमेशा ये आग्रह करता हूँ कि हमें हमारे सांस्कृतिक क्रम विकास की उस प्रक्रिया में झांकना चाहिए जहाँ पे किन्हीं खास प्रवृत्तियों ने हमारे सामाजिक मनोविज्ञान को आकार दिया है। जी। और अब चलेंगे तनवीर जी के पास। जी तनवीर, क्या ख्याल है आपका इस विषय पर? सवाल ये उठता है कि इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे आए दिन इस तरह के मामले होते रहते हैं। उसके बावजूद भी कभी भी हमने यूनाइट होके इन चीज़ों के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसी को हमारी कमज़ोरी बना दिया गया है। आज हमारे को इतने तरीके से बांट दिया गया है, इतनी क्लासेस में बांट दिया गया है कि हम चाहकर भी कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम इन चीज़ों को समझने के बावजूद भी एक तरह से खड़े नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिवीज़न हुआ है वो हिंदू मुस्लिम्स का हुआ है। उसके बाद विद इन हिंदू कम्युनिटी बहुत सारे डिविजन्स हैं, विद इन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारे डिविजन्स हैं। जब भी बात आती है तो हम इतने फ़िरक़ों में, इतने क्लासेस में बँट जाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स या उनकी पार्टी के सामने ज़ीरो हो जाती है। हमारे यहाँ लोग जज्बात से काम लेते हैं, लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। गरीबी का फ़ायदा उठाया जाता है, हमारे यहाँ जो इलिटरेसी है उसका फ़ायदा उठाया जाता है, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है और इस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमारी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। यहाँ लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी कुछ उनको एलिगेशंस लगा के, कभी अगर आपने आवाज़ उठाई, अब तो ये हो गया कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो बद से बदतर होती जा रही हैं। समझने वाली बात यह है कि हमको लॉजिकल थिंकिंग में जाना है, हमको अपना दिल दिमाग साफ रखना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास जुल्म होता जाएगा। आज हम दूसरों के घर जला रहे हैं, कल हमारा घर भी जलेगा और हमारी कोई मदद करने नहीं आएगा। जिस दिन ये बात हमको समझ में आ जाएगी तो शायद उस दिन हम एक साथ खड़े होना सीख जाएंगे और यही हमारे लिए बेहतर है। जी, हाँ वाकई एक तरह से देखा जाए तो भारतीय समाज को एक बार फिर से संस्कारित करने की जरूरत है, हम ये कह सकते हैं। जी यहाँ बिल्कुल। यहाँ पर एक थोड़ा सा राजनीतिक या फिर यूं कहें कि सत्ता का जो एक प्रभाव होता है, हम इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि अमेरिका में जहां पर मीडिया और यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रमुख अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं या सेना के अधिकारी,
उन्होंने भी एक तरह से उन प्रदर्शनकारियों की पक्ष की बात कहते हुए ये कह दिया, राष्ट्रपति को मना कर दिया कि हम संविधान के साथ हैं, हम आपको बचाने के लिए काम नहीं करते हैं। भारत में ये चीज आपको नजर आती है? भारत में ये चीज नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको इसका उल्टा नजर आएगा। जी। और इसका ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से भारत का समाज विकसित हुआ है, उसमें एक बड़ी आबादी को, जी। है ना, जिसे हम ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में व्यक्त करते हैं, जो बहुजन के शब्द के द्वारा जो जाहिर किया जाता है, तो भारत का जो क्रम विकास हुआ है समाज के एतबार से या फिर संस्कृति या धर्म के एतबार से, उसमें इस बड़े तबके को, जो कि 80 से 85 या 90% तक माना जाता है, जो साहेब काशीराम ने जो जिस बहुजन की बात कही है, वह 85% और उससे भी कुछ अधिक है, जिसमें न सिर्फ ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल है, बल्कि हमारी कन्वर्टेड माइनॉरिटीज भी शामिल है। तो हमारी इवन जो शासन और प्रशासन की जो प्रक्रियाएं हैं, या न्यायपालिका भी जिस तरीके से काम करती आई है, उसमें यह देखा गया है कि इन तबकों के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता का अभाव रहा है। और इस अभाव को अगर आप ट्रेस करते हुए हमारे ही सांस्कृतिक क्रम विकास के इतिहास में जाने, तो ये बात, ये जो समस्या है, आपको पिछले कई सैकड़ों सालों, इवन हजारों सालों के प्रोसेस में आपको मिल जाएगी। आपने एक बड़ा खूबसूरत प्रश्न उठाया है कि अगर एक पुलिस अधिकारी अमेरिका में राष्ट्रपति को यह कह सकता है कि भाई, अगर आपके पास इस घटना के बारे में कोई सृजनात्मक सुझाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है बोलने के लिए कि जो इसकी पीड़ा को कम कर सके या अनुशासन के प्रति सम्मान जगा सके, तो कृपा करके अपना मुंह बंद रखें। जी। एक पुलिस अधिकारी एक अपने ही राष्ट्रपति को ये कह सकता है, ये अमेरिका में संभव है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका की जो बुनियाद है, वो एक ऐसी भूमि के रूप में उसका तस्वुर है, एक ऐसे नेशन या समाज के रूप में उसकी कल्पना की गई है, जो कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और सभी के लिए है। जी। जो कॉलोनियल आधिपत्य के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को रीबिल्ड किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसमें हम साफ देखते हैं कि जितनी भी आबादियां वहां पर रहने गई हैं, उनका अपनी भूमि के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति और उस राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नैतिकता का एक विशेष आग्रह है, जिसको कि वो बहुत ऊपर रखते हैं। जी। इस बात की कल्पना हम भारत में नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में समाज के स्तर पे और धर्म के स्तर पे नैतिकता का ठीक से विकास नहीं हुआ है। इसलिए चाहे शासन की बात हो, प्रशासन की बात हो, न्यायपालिका की बात हो, हम उस विकसित नैतिकता और उस नैतिक उत्तरदायित्व का यहाँ पे बहुत कम प्ले हमको नजर आता है। भारत में हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी सांसद या पत्रकार या बॉलीवुड का हमारा कोई भी कलाकार या हमारा कोई क्रिकेट का भगवान इस मुद्दे पे उनको डर लगता है मुंह खोलने में, क्योंकि दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट इन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। तो वो शोषण की, दमन की इस प्रक्रिया से लाभ लेने वाली जो संरचना है, जी, उस संरचना के हिस्से हैं। इसी कारण, और ये एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक बात है, अगर कोई व्यक्ति शोषण की प्रक्रिया से लाभ ले रहा है, तो वह शोषण की इस प्रक्रिया को सीधे सीधे निशाने पर लेके उसकी निंदा करने से बचेगा। जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी के कारण भारत में सामाजिक सरोकारों के प्रति मुखर होने की संभावना कम होती गई है। और वही उसी स्थिति में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जी 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 जी। भारत की अगर कभी अभिव्यक्ति की बात अगर करें, तो कहीं कहीं पर लोग हजारों या लाखों या यूं कहें कि पूरा भारत कभी कभी मोमबत्तियां लेकर निकल पड़ता है, वो भी एक तरह की प्रतिक्रिया है। लेकिन और वहीं पर अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर पशु प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा नजर आया, एक प्रदर्शन ही नजर आया। ये क्या केवल शो है या वास्तव में ऐसा कुछ है?
ये बड़ा मजेदार सवाल है और इसका उत्तर बड़ा इससे भी ज्यादा मजेदार है। जी। अगर हम देखें तो भारत में बहुत सारी ऐसे बिंदु हैं सामाजिक जीवन में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में, जहाँ पे हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो अपनी नैतिकता को और अपने सामाजिक सरोकारों को बड़े विचित्र ढंग से पेश करती है। अगर आप अभी केरल में जो एक गर्भिणी हथनी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है ना, हालांकि ये अभी बहुत क्लियर नहीं है कि उसकी इरादतन हत्या की गई है, उसे किसी व्यक्ति ने जानबूझ के वो पाइनएप्पल खिलाया है जिसमें बारूद था, या फिर वो है ना, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो जंगली पशुओं को वो अपने खेत से दूर रखने के लिए बिजली के तारों का और इस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत सामान्य बात है ना, दिस नॉट समथिंग न्यू इन आवर सोसाइटी। अभी अभी देखिए ना, हिमाचल में बंदरों को मारने का आदेश दिया गया है। ठीक है, और मतलब जहाँ भी कृषक समाज है वो बहुत सारे तरीकों से इस तरह के पशुओं को दूर रखने का प्रयास करता है। लेकिन आज इस मुद्दे को बात करते हुए ना, अमेरिका में जो कुछ हुआ है और उसके बाद जब भारत में भी इस तरह का एक मूवमेंट शुरू हो गया ना, सिविल सोसाइटी के कुछ खास एनलाइटमेंट के माध्यम से, उसकी पृष्ठभूमि में केरल में हुई इस घटना को चर्चा का विषय बनाना और उसे इस तरीके से पेश करना कि भाई ये तो पूरे केरल के तथाकथित शिक्षित समाज ना, इस तरह की कोट अनकोट वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि भाई ये देखिए, जिस केरल को और जिस केरल मॉडल को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और एक नजीर की तस्वीर करना चाहते हैं, वहां पे शिक्षा का और वाइल्ड लाइफ के प्रति या जीवन के सम्मान के प्रति इनकी ये हालत है। तो मुझे लगता है ये एक राजनीति है। और अभी कोविड-19 के दौरान, कोरोना की इस महामारी के दौरान केरल ने अपने आप को जिस तरीके से एक ऊंचाई पे रखकर पेश किया है, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक नैतिकता का जो एक विकसित उन्होंने एक कंसर्न दिखाया है, तो उस एक बढ़िया जो केस स्टडी केरल ने बना दी है, केरल के समाज ने बना दी है, उसको रिडिक्यूल करने का ये बड़ा आसान सा और बड़ा चीप एक तरीका लोगों ने निकाला और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की राजनीति न सिर्फ इस एक विशेष उदाहरण के जरिए बल्कि आप बहुत दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जब भारत में दहेज हत्या की बात की जाती है, या फिर आपको अगर याद हो, सत्यमेव जयते जब शुरू हुआ था, आमिर खान ने जब शुरू किया था कुछ साल पहले, तो उसमें बड़ा ही भावुक मुद्दा लिया गया था कन्या भ्रूण हत्या का। तो उस एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुद्दा कमजोर है या उसके प्रति हमें भावनात्मक रूप से संवेदनशील नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मुद्दों के प्रति हमारा जो कंसर्न निकल के आता है, हमारी सामूहिक चेतना से ये जो पुकार पैदा होती है कि भाई हमें ज्यादा मानवीय और संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन इस तरह की इसके पैरेलल्स हमें दूसरे नजर नहीं आते। तो वहीं जब खैरलांजी होता है, भगाना कांड होता है, या रणवीर सेना के द्वारा सैकड़ों दलितों की जब हत्या कर दी जाती है और वो भी योजना पूर्वक, तब ये कंसर्न कहाँ जाते हैं? तब निर्भया केस में जिस तरह के हमने एजुटेशन देखा है पूरे भारत में, जो कि सौभाग्यपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसी ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, उसी के समानांतर भारत में सैकड़ों हजारों दलित महिलाओं का, ट्राइबल महिलाओं का अपमान और बलात्कार लगातार होता रहता है। लेकिन उसके प्रति हमारी सामूहिक चेतना में, हमारी नैतिक चेतना में वैसा ज्वार क्यों नहीं आता, ये बड़ा प्रश्न है। और अगेन इसका उत्तर वही मिलेगा कि भारत में जो नैतिकता है और नैतिकता की धारणा है वो फ्रैक्चर्ड है, वो यूटिलिटेरियन है, वो बहुत हद तक उसकी अपनी एक सिलेक्टिव सी एक दिशा है जिसमें वो काम करता है, और किन्हीं खास दिशाओं में वो अचानक से फुल स्टॉप मारकर बैठ जाता है। वाकई अगर देखा जाए तो एक बार फिर से इस पूरे समाज की मनस्थिति को समझने की जरूरत है, एक बार फिर से समाज को जागरूक बनाने की जरूरत है, और एक तरह से हम ये देखें तो संस्कारित करने की, वाकई सही तरीके से संस्कारित करने की समाज को अभी आवश्यकता है। आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।